नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं कुंदन कृतज्ञ। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को लेकर आज हम अपने न्यूज़ रूम से चर्चा करेंगे। और अगर बड़ी खबरों की बात करें तो आज झारखंड कह लें या पूरे देश की बात कर लें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी खबर जिसने आज सुर्खियां हासिल की हैं उसमें है जम्मू कश्मीर से धारा 370 का विलोपित करना और जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर डिक्लेयर करना। यह एक मोदी सरकार की बड़ी आप कह लें कि घोषणा है जिसे आज संसद में पेश किया है। और आज पहले सुबह 9:30 बजे जब कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटीज़ की बैठक हुई और उसके बाद कैबिनेट की बैठक के बाद यह फैसला लेकर अमित शाह ने लगभग 11:30 बजे राज्यसभा में जब इस बात का संकल्प पत्र और बाकी चीज़ों को सदन के पटल पर रखा, उसके बाद से राजनीति गर्म हो गई है और यह न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर और तमाम अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में सुर्खियाँ बटोर रहा है। आज हम इस पर चर्चा शुरू करेंगे। अपने साथ मेरे साथ होंगे सनमार्ग अखबार के संपादक राघवेंद्र जी, उनसे जानते हैं। सर, 370 क्या कहेंगे और इसको किस तरीके से राजनीति की दशा और दिशा बदलेगा भारत का? देखिए, मुझे ये लगता है कि बहुत पहले से एक डिमांड थी कि एक विधान एक निशान। तो देश में क्या था कि निशान एक था, लेकिन हमारा तिरंगा जब कश्मीर में लहरता था तो वहाँ दूसरा झंडा भी लहरता था। 370 ने कश्मीर को ऐसा स्पेशल स्टेटस दे दिया था जिससे लगता था कि कश्मीर हमारे देश में है भी नहीं भी है, कश्मीर तो हमारा अभिन्न अंग है। तो आज ये कोशिश भी है और एक बड़ा फैसला है कि 370 ख़त्म किया जाए, 35A ख़त्म किया जाए, उसको लेके चल रहा है। और ये सरकार ने तय कर लिया तो ये ख़त्म हो ही गया। कश्मीर को भी 2 हिस्से में बांटा गया है। तो अब क्या है कि जो इलाका लगातार मुश्किल देश के लिए खड़े कर रहा था, जो देश के संविधान को चुनौती दे रहा था इतने सालों में, वो पहली दफ़ा ये लगा कि एक तरह से कश्मीर अब सचमुच हमारा है। लद्दाख को भी एक केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर डिक्लेयर किया गया है। इसका क्या राजनीतिक मायने और इसके प्रशासनिक मायने क्या निकल कर आते हैं? देखिए, हर फैसले के राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं कुंदन जी। कुछ भी आप करिए देश में, तो ये देश इस तरह की सीमा, इस तरह की लाइन पर खड़ा है, बॉर्डर पर खड़ा है, आप कुछ भी करेंगे तो उसके राजनीतिक मायने होंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि लद्दाख और जम्मू के इलाके को, जो हिंदू बहुल इलाका है, उसको अलग करके केंद्र सरकार ने एक तरह से अपना एजेंडा लागू किया है कि जो हिंदू राजनीति की जगह है, उनकी जो फसल है वहाँ उगेगी लद्दाख और जम्मू में, और शेष कश्मीर को अब वो दूसरे तरीके से डील करेंगे। 370 हटा दिया उन्होंने, प्रिविलेज खत्म हो गया। अब देश का कोई भी आदमी वहाँ ज़मीन खरीद सकता है, हम आप भी खरीद सकते हैं। तो चलिए हम आप भी वहाँ ज़मीन खरीदते हैं और वहाँ डल झील का आनंद लें। बिल्कुल, रांची उबल रही है तो जाहिर सी बात है कि अब हमें कुछ दूसरा ऑप्शन ढूंढना होगा। रांची में क्या हालात हैं? सुना है कि आज राजनीतिक तापमान रांची का 370 के मामले में काफ़ी ऊपर देखा गया। अरे बड़ा सही सुना आपने कि रांची के बारे में ये है कि अगर बारिश होगी मुंबई में तो रांची के लोग छाता लगा लेते हैं, रांची के राजनेता। तो रांची के नेताओं की फितरत यही है। कश्मीर पे आज हम लोगों ने, हमारी टीम ने बहुत लोगों से पूछा, हमने कहा था कि पूछिए, पता करिए कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, विपक्ष के लोग, कि उनके नेताओं को 35A और 370 कितना मालूम है, उनको क्या पता है कि ये विरोध कर क्यों रहे हैं। तो आपको जानकर हैरत होगी कुंदन जी कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि 35A क्या और 370 क्या है। वो लोग बस झंडा लेके खड़े हैं विरोध में। अरे ये इस मानसिकता से बहुत नुकसान हुआ है देश का, और ये मानसिकता खत्म होनी चाहिए कि विरोध के लिए कोई विरोध करे। राजनीतिक कार्यकर्ता एक भेड़ चाल पे विश्वास करते हैं। हाँ, बस भेड़ चाल भी नहीं, उसको आप बकरी चाल या मेढक चाल कह लीजिए। भेड़ चाल तो थोड़े सम्मानजनक शब्द है, क्योंकि आप ये सोचिए कि हम आप विरोध कर रहे हैं, मगर विरोध कर क्यों रहे हैं, उस विरोध से क्या होगा ये पता ही नहीं है। तो ये बड़ी अजीब स्थिति है। तो वही बात है कि बारिश पड़ोस में भी और छाता हमने घर पे लगा लिया। तो बारिश मुंबई में हो तो झारखंड के राजनेता छाता निकाल लेते हैं। तो ये हाल है झारखंड की राजनीति का। अब राजनीति से थोड़ा इधर चलते हैं। जैसे जैसे कश्मीर में सैनिकों की पदस्थापना हो रही थी, वहाँ पर सैनिक भेजे जा रहे थे और आज सुबह भी 8000 CRPF के जवानों को भेजा गया है विशेष विमान से कश्मीर की तरफ। तो आप कह सकते हैं कि पूरे देश में जिस तरीके का एक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा के मामले में केंद्र सरकार ने पहल करते हुए तमाम चीज़ों को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश की है। झारखंड जैसे राज्यों में भी हाई अलर्ट था और उस पर क्या स्थिति रही है, हमारे संवाददाता संजय सहाय ने उस पर नज़र रखी हुई थी और आज यहाँ के उन्हीं से जानकारी लेते हैं कि आज यहाँ पर उस मामले में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। संजय जी, क्या है अपडेट? आज सभी फील्ड ऑफिसर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इंटरैक्शन किया। उन्होंने सभी को कहा है कि विशेष चौकसी बरती जाए
और ख़ास करके संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा का इंतज़ाम किया जाए। उनका जो स्ट्रेस था, इम्फेसिस था, वो शांति और ये सामाजिक सौहार्द, ये दोनों पर था। वो उन्होंने यह भी कहा कि जो कश्मीरी जो थोड़ी संख्या में भी हैं, जो राज्य में रह रहे हैं, उनके सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया जाए। और इसका असर भी दिखा, क्योंकि आज कई जगह रांची में चेकिंग की जो मुहिम है वो तेज़ हो गई है। तो आज रांची में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस भी काफ़ी सतर्क थी, और जिस तरीके के सिक्योरिटी अपडेट थे या जिस तरीके की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा आंतरिक सुरक्षा को लेकर की गई थी, उसका अपडेट आपने देखा। और जैसा कि हमारे वरिष्ठ संवाददाता ने बताया कि डीजीपी ने खुद तमाम पुलिस अधीक्षकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है और उन्हें ज़रूरी दिशा निर्देश दिए हैं। अब अगर आंतरिक सुरक्षा की बात हो रही है तो एक सबसे बड़ी खबर राजधानी रांची से सटे आ रही है। खूंटी में आज सुबह 2 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, जिसे पुलिस ने तत्काल प्रभाव से अपने कब्जे में लिया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। क्या है मामला, हम जानते हैं सीधे अपने सहयोगी अनुराग के साथ। अनुराग, क्या मामला क्या है? खूंटी में जो शव बरामद हुए वो किन लोगों के हैं और हत्या का शक किसकी तरफ जा रहा है? जी बिल्कुल, खूंटी में 2 शव बरामद हुए हैं और कहा जा रहा है कि माओवादियों ने, सीपीआई माओइस्ट ने इस घटना को अंजाम दिया है। और तकरीबन 4-5 साल बाद खूंटी में पीएलएफआई को छोड़ के माओवादियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि खूंटी पूरी तरीके से पीएलएफआई डोमिनेटेड एरिया है। वहाँ दिनेश गोप जो पीएलएफआई के सुप्रीमो हैं, उनका वर्चस्व रहता है। लेकिन बहुत दिनों बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है माओवादियों द्वारा, तो पुलिस ने भी शव को अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और बता दें कि शव के ऊपर पर्चा भी बरामद किया गया था, माओवादियों द्वारा छोड़ा गया था। उसमें लिखा हुआ था साफ तौर पे कि ये लोग माओवादियों के नाम पे उगाही करते थे, लेवी वसूल कर रहे थे, इसी वजह से इनकी हत्या की गई है। और वहीं अगर हम बात करें पुलिस की, तो पुलिस का कहना है कि मामले की छानबीन चल रही है। किसने घटना को अंजाम दिया, ये अभी जांच का विषय है। जांच के बाद ही पुलिस कुछ बता पाएगी। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि झारखंड में जनवरी से लेके अब तक ये 11वीं मर्डर की ये 11वीं संख्या है। 11 लोगों की मौत हुई है माओवादियों द्वारा। अनुराग, एक बड़ा सवाल, खूंटी का इलाका, खास करके खूंटी के आसपास का इलाका जो पीएलएफआई के प्रभुत्व का माना जाता था, और यहाँ पे पीएलएफआई का काफ़ी वर्चस्व भी रहा है और काफ़ी लंबे समय से रहा है, उस इलाके में माओवादियों की दस्तक, कुछ और भी इशारा है? जी बिल्कुल, माओवादियों ने अपनी पेनिट्रेशन वहाँ बढ़ाया है, क्योंकि उनका पलामू, लातेहार, गढ़वा यहाँ तक ये था, लेकिन रनिया, खूंटी, अड़की, ये सब में पीएलएफआई का ही वर्चस्व था। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस अनुसंधान में क्या मामला समझ में आता है। लेकिन माओवादियों ने तो पर्चा छोड़ा ही है, तो इससे अभी स्पष्ट यही कहा जा रहा है कि उन्होंने वापस अपनी पैठ बनाना शुरू कर दिया है इन इलाकों में। और पुलिस के जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ये माना जा सकता है कि चूंकि नक्सलियों के खात्मे की बात राज्य सरकार कर रही है और बूढ़ा पहाड़ जैसे सघन इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, तो नक्सली अब दूसरे इलाकों की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिन इलाकों की तरफ पुलिसिया दबिश कम है उन इलाकों की तरफ वो अपना सेफ हेवन की तलाश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है। बट क्योंकि अभी ऑपरेशंस इतने वृहद पैमाने पर चलाया जा रहा है झारखंड पुलिस के द्वारा, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं। हाँ, इक्का दुक्का जो नक्सली हैं वो आए दिन इस घटना को अंजाम देते हैं, लेकिन फिर भी पहले की तुलना में अब झारखंड में नक्सली घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। तो ये हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार और पुलिस की एक उपलब्धि है कि नक्सली घटनाओं में कमी देखी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से खूंटी का इलाका, जहां पर पीएलएफआई का वर्चस्व रहा है अभी तक, उस इलाके में अगर किसी नक्सली घटना को अंजाम दिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नक्सली अपने दूसरे सेफ हेवन की तलाश कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं राजनीतिक खबर की तरफ। राजनीति में एक और खबर है कि जो भाजपा ने सदस्यता अभियान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन 6 जुलाई से शुरू किया था 1 महीने के लिए, वह 6 अगस्त को समाप्त होना था, लेकिन अब इसे 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। और क्या है वजह और किन हालातों में भाजपा का सदस्यता अभियान चल रहा है, हम जानेंगे अपने सहयोगी विनोद जी के साथ। विनोद जी, क्या है भाजपा ने सदस्यता अभियान अब 10 अगस्त तक है, उसकी अंतिम तिथि। तो 10 अगस्त तक पार्टी की ओर से प्रदेश स्तर पर
25 लाख जो है नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य दिया गया था राष्ट्रीय सदस्यता प्रभारी शिवराज सिंह चौहान की ओर से। लेकिन इसके जो प्रभारी हैं, सदस्यता प्रभारी प्रदीप वर्मा जी, उनका कहना है कि 17,25,000 नए सदस्यों को जोड़ दिया गया है, लेकिन उसको जिला वाइज अभी विभाजित नहीं किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के नेताओं से पता चलता है कि अभी वैसी स्थिति नहीं, उतना जो लक्ष्य है 17,25,000 वो प्राप्त नहीं किया जा सका है। तो आप इसे क्या मानेंगे, भाजपा ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाना, क्या भाजपा ने ओवर टारगेट अपने आप से ले लिया था, या नागरिक जो जिन्हें वो सदस्य बनाना चाह रही है उनकी तरफ से उस तरीके का रिस्पांस नहीं आया, क्या वजह मानते हैं? देखिए, ये पार्टी संगठन में इस तरह का होता है, जितना राष्ट्रीय जो नेतृत्व है लक्ष्य दे देता है, लेकिन उसको ऐसा नहीं है कि बाध्यता ही रहता है कि इतना तय समय तक आपको पूरा ही करना है। वो तिथि जो है वो एक्सटेंड करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। तो जब तक लक्ष्य पूरा नहीं होता है वो तिथियां कई बार बढ़ती हैं। तो जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी अभी अगर विधानसभा चुनावों की बात करें तो तमाम बाकी विपक्षी दलों से, वो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो या फिर झारखंड विकास मोर्चा हो, इन तमाम दलों से अपनी तैयारी में काफ़ी आगे निकल चुकी है। वो चाहे अपने सदस्यता अभियान की तारीखें कितनी भी बढ़ा ले, जितनी तारीखें बढ़ती रहेंगी सदस्य उसके उतने बढ़ते जाएंगे, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस मामले में लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। अब हम चलते हैं विपक्ष की एक दूसरी खबर की तरफ, जो कल के अखबारों की पहले पन्ने की खबर जरूर बनेगी। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवाओं और उनके कार्यकर्ताओं के साथ एक आक्रोश रैली का आयोजन किया था, और इस रैली में उन्होंने कहा है भाजपा का सेंदरा करना होगा। सेंदरा अपने आप में एक काफ़ी कह लें, इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। हालांकि सेंदरा अपने आप में एक खतरनाक शब्द है, लेकिन इसके क्या मायने निकल सकते हैं हम जानेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी मनोज जी के साथ। मनोज जी, भाजपा का सेंदरा करना होगा, हेमंत ने किन परिस्थितियों में ये बात कही? झारखंड में जो महागठबंधन बना है, महागठबंधन के बाकी लोग भले ही अभी तक तैयारी में नहीं जुटे हों विधानसभा चुनाव के, लेकिन जेएमएम अपनी तैयारी शुरू कर चुका है। तो उसी को लेकर के आज युवा आक्रोश रैली निकाली गई थी, और कार्यकर्ताओं ने मार्च करते हुए पूरे शहर का राजभवन तक पहुंचे थे। इसी में हेमंत सोरेन ने उनको संबोधित करते हुए कहा कि हम लोग भाजपा का राजनीतिक सेंदरा करेंगे, और जब तक कि भाजपा के घमंड की हत्या नहीं होती है तब तक हम लोग सत्ता में नहीं आ सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम सब मिल कर के इसके लिए काम करें। हेमंत ने 370 पर भी कुछ बात कही है उस रैली के दौरान। क्या हेमंत ने 370 धारा के ऊपर जो बात हुआ है उस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या रही? हेमंत ने कहा कि धारा 370 हटाना का हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये जिस तरह से किया गया है वहाँ के लोगों को इसमें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, इसके बाद इसे हटाना चाहिए था। लेकिन चूँकि भाजपा अभी बहुमत में है, इसलिए वो इस तरह का काम नहीं करके अपने मन से सारा कुछ कर रही है। लिहाजा हेमंत सोरेन नेता प्रतिपक्ष हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उन्होंने जिस तरीके से बात कही कि भाजपा को, विपक्ष को इस फैसले को लेने के पहले विपक्ष को विश्वास में लेना था, और विश्वास में ना लेकर कहीं ना कहीं लोकतंत्र की एक तरीके से हत्या की जा रही है, और भाजपा अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी चुनावी घोषणा पत्र को देश के ऊपर ज़बरदस्ती थोपने का काम कर रही है। तो इन खबरों को जो आज हमने अभी चर्चा की अपने सहयोगियों के साथ, इन खबरों को कल आप किसी न किसी अखबार के मुख्य पृष्ठ पर जरूर पाएंगे, और साथ ही इन तमाम खबरों को जानने के लिए, समझने के लिए और विस्तार से पढ़ने के लिए हमारा हिंदी दैनिक सन्मार्ग, अंग्रेजी दैनिक मॉर्निंग इंडिया और उर्दू दैनिक अवामी न्यूज़ को जरूर पढ़ें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर न्यूज़ रूम लाइव से फिर मैं आपके साथ होऊंगा हाजिर। तब तक ले दीजिए इजाज़त अपने सहयोगी दीपक के साथ। नमस्कार।